पता है बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो दिखने में सिमिलर हो वो क्लोन्स है। नहीं, मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ आपको जेनेटिकली भी इंक्लूड करना है। अगर आप जेनेटिकली नहीं बोलोगे तो आपका पूरा का पूरा जो क्लोन की डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में आई बटन में भी मिल रहा है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन से आज हमें स्टार्ट करना है। इससे पहले का पार्ट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो बेटा, तो आप एक हाइलाइटर अपने साथ और कुछ पेन अपने साथ लेकर ज़रूर बैठो। ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरी बुक खराब हो जाएगी, मुझे इसमें लिखना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको 20 से 25 बार पढ़ना है नीट से पहले, तो वो खराब हो कैसी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एनसीईआरटी में दिया है रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। यंग वंस को क्या बोला जाता है? ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, सो जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा प्रोसेस होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ परपेचुएशन। सेल्फ परपेचुएशन। सेल्फ परपेचुएशन का मतलब है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये टर्म भी आता है जो आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, उसमें आपको ये टर्म भी मिलेगा। तो ये ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन विच एक पेरेंट जो होगा इट विल गिव राइज टू यंग वंस। किसको बर्थ देगा? वो यंग वंस को। और यंग वंस बिल्कुल कैसे हैं? सिमिलर टू पेरेंट। ठीक है, द ऑफस्प्रिंग ग्रो, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ग्रो करेगा। ठीक है, मैच्योर होगा एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करिए ये एक पेरेंट सेल है, दिस इज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल रिप्रोड्यूस करके डॉटर सेल बना रहा है, ये डॉटर सेल है। ठीक है, आगे ये डॉटर सेल भी ग्रो करेंगी, मैच्योर होंगी और ये भी अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी डॉटर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट देखिए, दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअल की क्या होती है? बर्थ होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है एंड देन डेथ होती है। ठीक है, सो हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अंदर उसकी जो लाइफ स्पैन होती है उसमें उसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज जिसमें उसकी बर्थ होगी, ठीक है, जुवेनाइल फेज जिसको बोलते हैं, जिसमें बर्थ हुई और हल्की फुल्की ग्रोथ हुई, वेजिटेटिव ग्रोथ हुई। उसके बाद होता है मैच्योरिटी फेज जिसमें वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ क्या करेंगे? नोट्स भी बनाते जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को देख के एनसीईआरटी रीडिंग भी कर रहे हैं और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में भी दे रही हूँ, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? देखो यहाँ पे लिखा है देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है उसकी लाइफ स्पैन के अंदर 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस। ठीक है, सबसे पहला फेज क्या है? जुवेनाइल फेज। बर्थ के जस्ट बाद जो फेज आता है उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। एनिमल्स के केस में इसको जुवेनाइल बोला जाता है, वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज। ठीक है, दिस इज आई एंड दिस इज ए। वेजिटेटिव फेज बोला जाता है इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, सेकेंड फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज। रिप्रोडक्टिव और मैच्योरिटी फेज जिसमें इंडिविजुअल मैच्योर होता है और वो रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ वाला बोल रहे हैं ना, ग्रोथ और मैच्योरिटी, वो सब इसमें आ जाएगा। वेजिटेटिव ग्रोथ इसमें, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इसमें। उसके बाद होता है बेटा एजिंग। एनिमल्स के केस में एजिंग बोलते हैं और प्लांट्स के केस में इसको सेनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड सेनेसेंस।
नेक्स्ट इज डेथ फेज, या फिर इसके लिए एक और टर्म है दैट इज एसिम्प्टोट। ठीक है, डेथ फेज को ही एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। तो आप लोग ये मत सोचना इधर जो लिखे हैं वो सब एनिमल्स वाले हैं, इधर जो लिखे हैं प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स के लिए मैं मेंशन कर देती हूँ। प्लांट्स में हम लोग सिर्फ वेजिटेटिव को, जुवेनाइल को वेजिटेटिव बोलेंगे एंड एजिंग को सेनेसेंस, बाकी सारे आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद लिखा है रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक पर्टिकुलर स्पीशी है जिसको मैंने पेरेंट बोला था, वो एक पर्टिकुलर स्पीशी है, वो आगे रिप्रोड्यूस करके अपने प्रोजेनी बना रहे हैं, वो प्रोजेनी आगे रिप्रोड्यूस करके अपने प्रोजेनी बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है ये आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इनेबल्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में स्पीशीज कंटिन्यू रहती हैं, एक्सटिंक्ट नहीं होती है अगर उनमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे पूछेंगे रिप्रोडक्शन इनेबल्स व्हाट, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे आपको दिया हुआ है, यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में दैट हाउ जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारा आगे चैप्टर आएगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, उसमें हम ये देखेंगे कैसे जेनेटिक वेरिएशंस क्रिएट होती हैं और वो कैसे प्रोजेनी में आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। आप ये कह रहे हैं वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे तरह के प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट आपको देखने को मिलते हैं और हर एक का अपना अपना मैकेनिज्म होता है कि वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में एक जैसा रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये आपको पता ही है। कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटाट, ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी मतलब जो भी उसके अंदर इंटरनल प्रोसेसेस चल रहे हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कैसे हैबिटाट में रह रहा है वो वाला फैक्टर, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी टर्म आपको कहीं पर भी मिले बायो में, फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। सेवरल अदर फैक्टर्स में और क्या क्या आ सकते हैं बेटा, इसके अंदर आ सकते हैं आपके कि उसका रिसोर्सेज कैसे मिल रहे हैं, खाना प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, कंपटीशन, आसपास कोई डेंजर तो नहीं है, ये सारी कंडीशंस। ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि रिप्रोडक्शन दो तरह का है और ये किस पे डिपेंडेंट है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो रिप्रोडक्शन होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट बता देती हूँ, वो दो तरह का है। सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको बोलते हैं यूनिपेरेंटल। ठीक है, सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व होता है दैट इज यूनिपेरेंटल, यूनि मतलब सिंगल। ठीक है, और दूसरा अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको फिर क्या बोल देते हैं हम लोग, बाय पेरेंटल। सो हमारे पास दो तरह का रिप्रोडक्शन के मोड हैं। सो यूनिपेरेंटल होता है, ये आपका कौन सा मोड होता है जो यूनिपेरेंटल है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है दैट इज यूनिपेरेंटल, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, बाय पेरेंटल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको बिल्कुल ही छोड़ दो बेटा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको आगे एमबीबीएस में जाना है, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट यू शुड बी फेमिलियर अबाउट दीज टर्म्स। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें आ गई हैं, ये तो नहीं, एनसीईआरटी को समझना, आपने सुना होगा ना कि बोलते हैं कि एनसीईआरटी को अच्छे से समझना ज़रूरी है, एनसीईआरटी की लाइन्स की डिटेल समझना ज़रूरी है, तो वही डिटेल मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन को बोलते हैं एसेक्सुअल। ठीक है, और जहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑपोजिट सेक्स के, एक मेल एक फीमेल, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है।
ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर फ्यूजन है, जबकि यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं है। गैमीट फॉर्मेशन ज़रूर है, बट यहाँ पर नो फ्यूजन, फ्यूजन नहीं है गैमीट्स का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है। गैमीटोजेनेसिस तो है, गैमीट्स बन तो रही हैं, बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बना सकता है। As a result, the offspring that are produced are not only identical to the parent but also the exact copy of the parent. ठीक है, सो आपको याद रखना है जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे दे आर नॉट ओनली आइडेंटिकल बट एग्जैक्ट कॉपी होंगे उसके। और जब भी इंडिविजुअल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं तो सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन्स। क्या बोला जाता है इनको, क्लोन्स। ठीक है, तो याद रखना कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं और एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट की, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है, द टर्म क्लोन यूज टू डिस्क्राइब सच, कैसे होते हैं क्लोन्स, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। ठीक है, पता है बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो बोल देते हैं मॉर्फोलॉजिकली जो दिखने में सिमिलर हो वो क्लोन्स है। नहीं, मॉर्फोलॉजिकली के साथ साथ आपको जेनेटिकली भी इंक्लूड करना है। अगर आप जेनेटिकली नहीं बोलोगे तो आपका पूरा का पूरा जो क्लोन की डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, सो देखो ऊपर क्वेश्चन दिया है, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। जेनेटिकली का मतलब है जीन्स, डीएनए, तो उनका जो जीन्स होंगी, डीएनए होगा वो भी सेम होगा, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो कॉपी होगी, उसको बोलते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अमीबा, पेरेंट अमीबा। अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये देखो इसका न्यूक्लियस दिखा रखा है रेड वाला, इसमें ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, और फिर आगे देखो क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, दैट इज साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो या नीचे में भी लिख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये डॉटर सेल बन गए। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम फिगर्स भी पढ़नी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहाँ पर दिखा रखा है सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सिंगल सेल होता है जिनके पास। इसमें आपको अमीबा एंड ईस्ट दिखा रखा है, तो आप यहाँ से ये भी याद रख सकते हो कि ईस्ट एंड अमीबा यूनिसेलुलर है। एक एक चीज़ समझनी है आपको। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर है, इसमें आपको दिखाओ, इसमें देखो ये ईस्ट में बडिंग दिखा रखी है और ये अमीबा में बाइनरी फ्यूजन दिखा रखा है। ठीक है, तो ईस्ट में बडिंग देखो कैसी है, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, दिस पार्ट इज वैक्यूल, ये जो है ये वैक्यूल है इसका। ठीक है, ये ईस्ट का वैक्यूल है और जो ऊपर आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ न्यूक्लियस, क्या हुआ यहाँ पे, कैरियोकाइनेसिस हुई। ये वैक्यूल वैसा ही है, यहाँ देखो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। और साथ में जब बर्डिंग होती है तो एक साइड में बर्ड भी निकलता है, ये आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बर्ड। ठीक है, तो यही मेन है, देखो आगे लिखा भी है। दो न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद फिर इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इधर देख लो आप या इधर देख लो, वो डॉटर सेल्स बिल्कुल पेरेंट की डिट्टो कॉपी है ना, एग्जैक्ट कॉपी है। तो इन डॉटर सेल्स को क्या बोलते हैं, क्लोन्स। These daughter cells are clones। ये दिखने में भी बिल्कुल सेम है, देखो ये ऊपर बिल्कुल सेम है, और साथ ही साथ जेनेटिकली भी जीन्स भी इनके अंदर बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे लिखा है, लेट्स सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है ये, कितना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसको शो करते हैं अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल। ये किस में होता है बेटा, ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर कॉमन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कॉमन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
and in plants and animal with relatively simple organization. मल्टीसेलुलर में भी हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी हो सकता है, बट उन प्लांट्स और एनिमल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज़ टू बी सिंपल. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होने चाहिए. कैसे होने चाहिए? सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटिस्टा एंड मोनेरल्स. प्रोटिस्टा और मोनेरा में आपने सुना है 5 किंगडम सिस्टम. तो 5 किंगडम सिस्टम में प्रोटिस्टा और मोनेरा आता है. द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. ठीक है. So, Monera and Protista में, ठीक है, Monera and Protista ये दोनों जो हैं हमारे किंगडम, इनके अंदर सेल डिवीजन होता है और वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है. सेल डिवीजन जो है, जब सेल डिवाइड करता है, वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है, इनके अंदर क्या है? सेल डिवीजन ही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. इसके बाद देखिए बेटा, ये आपको कुछ इमेजेस दे रखी हैं एनसीईआरटी में. इनके नीचे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. हमने पीछे अमीबा में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है वो देखा है. साथ ही साथ हमने ये भी देखा है ईस्ट में बडिंग किस तरह से होती है. ये कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, लाइक जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनाज. ओके, सो ये जो सबसे पहला डायग्राम बना हुआ है, दिस इज क्लेमाइडोमोनाज. और क्लेमाइडोमोनाज के अंदर आप लोग को ना एक एक चीज़ याद रखनी है बेटा. क्लेमाइडोमोनाज में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर जूस्पोर्स. ठीक है. तो ये क्या है? जूस्पोर्स हैं. और ये किसके अंदर बनते हैं? और जिस कैविटी में ये बन रही है, ये कैविटी दिख रही है ना सभी को, इस कैविटी को बोलते हैं जूस्पोरेंजिया. जूस्पोरेंजिया. जूस्पोरेंजिया क्या होती है? इट इज़ अ कैविटी इन विच जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड. सो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जूस्पोर्स हैं, वो जूस्पोर्स आपके एंडोजिनस ओरिजिन वाले हैं या एक्सोजिनस, उनकी ओरिजिन कैसी होती है? तो एंडोजिनस बोलते हैं तब जब वो किसी कैविटी, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हो. अगर वो बाहर बन रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस. ठीक है. सो ये कैसे होते हैं? एंडोजिनस. आप देख रहे हो ना, कैविटी के अंदर बन रहे हैं. सो दीज आर एंडोजिनस. ठीक है. एंडो मतलब इनसाइड और एंडोजिनस मीन्स इनसाइड सिंथेसिस हो रही है और उस कैविटी को बोलते हैं जूस्पोरेंजिया. ये जो सेकंड डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ पेनिसिलियम. पेनिसिलियम फंगस है. उसके ऊपर आपको ये दिखाएं कोनिडिया. कोनिडिया क्या होते हैं? एक्चुअल में स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा. ठीक है. एसेक्सुअल स्पोर मतलब इन्हीं की मदद से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी ये भी जूस्पोर है, ये भी स्पोर है, ये भी स्पोर है. ये आपको मिल रहे हैं एल्गी में. ठीक है. क्लेमाइडोमोनास क्या है? एल्गी. और ये आपको मिल रहे हैं पेनिसिलियम में. पेनिसिलियम क्या है? फंगस. तो आपको अगर पूछा जाए कि फंगस का कोई एसेक्सुअल स्पोर बताओ और एल्गी का कोई एसेक्सुअल स्पोर बताओ, तो आपको याद होना चाहिए एल्गी का है जूस्पोर और फंगस के हैं कोनिडिया. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ओरिजिन बताइए, ये स्पोर्स क्या किसी कैविटी के अंदर बन रहे हैं या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहे हैं, तो आप बता सकते हो बड़े आसानी से. अगर अंदर बन रहे होते तो एंडोजिनस, बट ये तो इसके ऊपर बन रहे हैं. तो ये हैं आपकी क्या, ये जो पूरी चेन दिख रही है, ये है एक्सोजिनस. एक्सोजिनस ओरिजिन है. ठीक है. और ये किस पे बनते हैं? इस स्ट्रक्चर पे जिसको हाइफी बोलते हैं. फंगस की जो बॉडी होती है ना, उसको हाइफी बोला जाता है. नेक्स्ट देखो, जो थर्ड आपको दिखा रखा है, दिस इज हाइड्रा. हाइड्रा क्या है? आपका एनिमल है ना. निडेरिया ग्रुप को बिलोंग करता है, या आप सीलेंट्रेटा भी बोल सकते हो. ठीक है. तो ये हाइड्रा क्या है? सीलेंट्रेटा और निडेरिया ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. और इसमें आपको ये दिख रहा है इसका माउथ, और ये दिखते हैं टेंटिकल्स, और ये है साइड में बर्ड. तो ये भी बर्डिंग शो करता है. जैसे ईस्ट में बर्ड्स थे, वैसे ही हाइड्रा में भी बर्ड्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज जेम्यूल्स. ये जो जेम्यूल्स हैं, दीज आर इन स्पॉन्जेस. ये स्पॉन्जेस के अंदर मिलेंगे आपको. ठीक है. तो स्पॉन्जेस के अंदर आप कौन से एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, दैट इज जेम्यूल. ये सब कुछ पढ़ना है. फिगर में जो लिखा है वो भी चीज़ें आपको पढ़नी है. ठीक है. और जो एडिशनल चीज़ें काम की वो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ. मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फ्यूजन से. ठीक है. दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, जिसमें क्या होता है? वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट. ये जो पूरा कंटेंट लिखा है, इसका डायग्राम पीछे दिया हुआ है.
तो यहाँ देखिए, ये जो पेरेंट सेल है इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुई, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और फाइनली ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो वहाँ पर यही बोला हुआ है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है इनटू डिफरेंट पार्ट्स में, इनटू डॉटर सेल्स में, डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ्स में ये डिवाइड हो जाता है। देन ईच हाफ रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट। ठीक है, ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अमीबा एंड पैरामीशियम। उसके बाद आपको बताया है कि ईस्ट के अंदर, ठीक है, इन ईस्ट डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। छोटा सा बर्ड निकल रहा था ईस्ट में, है ना, वो पहले तो पेरेंट सेल के साथ ही जुड़ा हुआ था, अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर्स इनटू न्यू ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में भी आपने देखा था वो बर्ड पहले पेरेंट के साथ जुड़ा हुआ था और बाद में पेरेंट से अलग होकर नया ऑर्गेनिज्म उसने बना दिया। ठीक है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस अनफेवरेबल आ जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, या बहुत ज़्यादा सपोज करिए फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, फूड अनअवेलेबल हो गया, कुछ डेंजर आ गया। ठीक है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, जो अमीबा है, अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो जो अमीबा होता है ना वो इस तरह का होता है, इररेगुलर शेप का। तो अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही स्यूडोपोडिया बोलते हैं बेटा, स्यूडोपोडिया। तो क्या होता है, जब इसको कोई डेंजर फील होता है तो ये अपने स्यूडोपोडियास को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, विड्रॉ का मतलब है अंदर की तरफ खींच लेना, विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया इसके अंदर लोकोमोशन करवाता है, स्यूडोपोडिया इसके अंदर लोकोमोशन करवाता है एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, और अपने बाहर क्या कर लेगा, एक 3 लेयर की, अपने स्यूडोपोडिया को अंदर कर लेगा और अपने बाहर 3 लेयर की एक क्या डेवलप करवा लेगा, सिस्ट। ठीक है, 3 लेयर की, याद रखना कितने लेयर की है, 3 लेयर्ड सिस्ट अपने बाहर डेवलप करवा लेगा, जो बहुत ही हार्ड होती है और उसको प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, दिस फिनोमिनन इज टर्म्ड एज एंसिस्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को, एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन में क्या होता है, जो अमीबा होता है वो अमीबा जब उसको लगता है कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर आ गया है, या कोई भी उसको जब लगता है हार्म करने वाली कंडीशन आ गई है, उस टाइम पे वो जो अपने स्यूडोपोडिया है उनको विड्रॉ कर लेता है अंदर की तरफ और अपने बाहर एक बहुत ही थिक लेयर जो कि 3 लेयर की होती है, 3 लेयर्ड सिस्ट डेवलप करवा लेता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन। सो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, इसकी जो सिस्ट वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और अमीबा फिर से फ्री हो जाता है और वो नॉर्मल अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है। ठीक है, व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द एंसिस्टेड मतलब जो इस स्टेट में है, अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब बहुत सारे फिजन्स करेगा, एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा, और छोटे छोटे बहुत सारे अमीबा बना देगा, माइन्यूट अमीबा। उन्हीं को हम लोग स्यूडोपोडियोस्पोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे अमीबा बना देगा, उनको स्यूडोपोडियोस्पोर्स या स्यूडोपोडिया भी बोलते हैं। द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा। ठीक है, द फिनोमिनन इज नोन एज स्पोर्युलेशन। इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, स्पोर्युलेशन। सो ये जो प्रोसेस हुआ मल्टीपल फिजन, स्पोर्युलेशन, इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज अमीबा, इरेगुलर सा शेप होता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जैसे ही इसको लगेगा अनफेवरेबल कंडीशन आई, कैसी कंडीशन आई है, अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने क्या कर लेता है, स्यूडोपोडिया को अंदर कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, ऐसे बिल्कुल राउंड बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राउंड बन जाएगा। यही तो होता है स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेना, अंदर की तरफ कर लेना, और फिर इसके चारों तरफ क्या डेवलप हो जाती है, ये ऐसे बिल्कुल राउंड हो जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, इसके चारों तरफ डेवलप हो जाएगी 3 लेयर की सिस्ट, 3 लेयर की सिस्ट डेवलप हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये 3 लेयर्ड सिस्ट है, राइट।
अब इसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है, जो भी साइटोप्लाज्म है, वो क्या करते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, उसका वेट कर रहे होते हैं, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आते के साथ देखो इसके अंदर क्या होगा, ये अंदर जो प्रोसेस है ना वो बता रही हूँ मैं। फेवरेबल कंडीशन आएगी ना तो ये बहुत सारे क्या बना लेगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर करके, कैरियोकाइनेसिस कर करके, साइटोकाइनेसिस तो इसमें हो नहीं रही, तो बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहेगा, मल्टीपल डिवीजन, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें हुआ क्या, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी बाहर थिक लेयर है ये वाली सिस्ट, तो साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाहर जो सिस्ट की लेयर होती है वो अभी ऐसी ही है, वो अभी हटी नहीं है। ठीक है, 3 लेयर आप दिखा सकते हो। इसने बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बना लिए, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लिए। ठीक है, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ये सिस्ट वॉल रप्चर होगी, सिस्ट वॉल रप्चर होती है, हट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और ये सारे छोटे छोटे जो हैं ये साइटोकाइनेसिस कर लेते हैं। जितना भी साइटोप्लाज्म है ना इनके आसपास, ये सब थोड़ा थोड़ा साइटोकाइनेसिस कर लेंगे और ये अमीबा बना देंगे। ये सी के क्या लिखा है मैंने, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो, साइटोकाइनेसिस कर लेंगे और ये सब क्या बना देंगे, छोटे छोटे अमीबा। देखो ऐसे निकल जाएंगे बाहर और ये छोटे छोटे अमीबा बना देंगे, डॉटर अमीबा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये सब बन गए डॉटर अमीबा। तो इसी प्रोसेस को मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं या फिर बोलते हैं स्पोर्यूलेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये पूरा प्रोसेस जो इन्होंने पैराग्राफ में बताया है वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट दिया हुआ है मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी। ठीक है, फंगस एंड एल्गी जो हैं रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, जूस्पोर, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया था। ठीक है, जूस्पोर बोला जाता है उनको। दैट आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, जो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं ये जूस्पोर हैं और इनके यहाँ पे ये क्या है, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला होने की वजह से ये कैसे हैं, मोटाइल, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जूस्पोर कैसे हैं बेटा, मोटाइल हैं और छोटे हैं, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है। फ्लैजिला होने की वजह से दे आर मोटाइल। मोटाइल किसकी वजह से है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू फ्लैजिला। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया। पेनिसिलियम में कौन से मिलते हैं, कोनिडिया मिलते हैं। ठीक है, बर्ड्स, हाइड्रा में कौन से मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, ये भी हमने देख लिया। और स्पॉन्जेस में मिलते हैं जेम्यूल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। इसी तरह की चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।